हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स की लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी और मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे आप रट के नहीं जा सकते। इंडियन इकोनॉमिक पोर्शन उसके अंदर एक अलग टॉपिक है, वहां पे तो आपको रटना ही पड़ेगा एट द एंड। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन की पर्टिकुलरली बात करूं तो वहां आप रट नहीं सकते। वहां पे आपको जितने ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, उतना ज्यादा आप अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे और उतने अच्छे नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो ये वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन और दूसरा होगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोर्शन। ये वीडियो दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड रहेगी। अगला पार्ट आपको एक दो दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो को अगर मैं एक साथ बनाने बैठूं तो बहुत लंबी बन जाएगी। वो मैं करना नहीं चाहता, अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे पहली चीज, भैया कहां से पढ़ाई करें। देखो यार, ये टाइम नहीं है कि आपको एक बुक की एक एक लाइन पढ़नी है। ये वो वाला टाइम तो है नहीं, आप एक एक लाइन पढ़ने बैठो फिर आपको याद नहीं हुए। इससे बेटर है आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स की हेल्प लो। यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स किसके देखे भैया? रजत अरोरा सर है जो अपनी जीएनजी 21 डेज की सीरीज चला रहे हैं। अपने सुनील पांडा सर है। ये इन दोनों टीचर्स में से जिनका आपको सही लगे उनसे आप आराम से चैप्टर्स कवर कर सकते हो। अच्छा, वन शॉट्स कवर करने की ट्राई करना, डिटेल लेक्चर्स में मत जाना। हाँ, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक रह गया हो या दो तीन आपके चैप्टर्स रह गए हो जो आपको लग रहा है यार आप बहुत ज्यादा वीक हो, तो उनको आप डिटेल में कवर करो। अदरवाइज ट्राई ये करना कि हर चीज को आप वन शॉट में कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें भैया? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था वो था संदीप गर्ग की बुक। उसके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं जो आपकी बोर्ड्स की लेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन अगेन नहीं है, ये मैंने अपने टाइम पे अपने आप पर्सनली फॉलो किया था, उसी की बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप वो बुक फॉलो करना। एंड कई जनों को वो बुक मिलती नहीं है, कई जने वीके ओरी फॉलो करते हैं, कुछ जने एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो आपको वो बुक कैसे लेनी है? अपने फ्रेंड्स ग्रुप होगा आपका, जो भी आप सिटी में रहते हो, कोई और आपके कोई और स्कूल का कोई फ्रेंड होगा, उससे आप बुक एक्सचेंज कर लो अपनी थोड़े दिन के लिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसे आप फोटो खींच लो ताकि आप आगे जाके प्रैक्टिस कर सको। अदरवाइज गूगल पे आप सोल्यूशंस देखोगे संदीप भर के आपको मिल जाएंगे। और जुगाड़ तो करना आप लोगों को आता ही है, कहीं से भी बुक खंगाल सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग आराम से कर सकते हो। अगली चीज, एनसीईआरटी को जरूर देख के जाना। स्पेशली एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने होते हैं, इमेजेस बनी होती है, डायग्राम्स बने होते हैं, कई बार उसको उठा के डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी उम्मीद है आ सकता है। तो कोशिश ही करना एनसीईआरटी के बॉक्सेस और फोटोज सारे देख के जाना। अगली चीज, कॉन्साइज शॉर्ट नोट्स बनाओ। भाई शॉर्ट नोट्स जो होगे ना आपको बनाने बहुत जरूरी हो जाएंगे लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो आपको कैसे बनाने हैं? देखो, यूट्यूब लेक्चर्स जब आप देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो या डिटेल देख रहे हो, आपको उसके साथ साथ की पॉइंटर्स लिखते जाने हैं। एक पेज लेना और उसके ऊपर की पॉइंटर्स लिखते जाना। सिर्फ की पॉइंटर्स, आपको अंदर का मैटर लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो बात है, जब आप लास्ट में पूरा पेज जो पूरा चैप्टर है अगर आप उसे 1 से 2 पेज के अंदर समराइज करके शॉर्ट नोट बना लोगे ना, तो लास्ट डे रिवीजन में आपको सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने रह जाएंगे। मान लो आपके 15 चैप्टर है एग्जाम्पल के लिए, तो आपके आराम से 30 पेजेस के अंदर आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो ये ट्राई जरूर करना कि आप लोग एक एक दो दो पेज के अंदर सारे शॉर्ट नोट्स को कवर अप कर लो और सिर्फ की पॉइंटर्स लिखना, ताकि जब आप लास्ट डे रिवाइज करने बैठो तो की पॉइंटर जब आप देखो तो उसको देख के आपको अंदर का कंटेंट याद आ जाए। तो ये इस तरीके से आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, डाउट्स क्लियर करो। चाहे आपके स्कूल के टीचर्स हो, कोई मेंटर हो, यूट्यूब पे आपको जिनको फॉलो कर रहे हो आप लोग उनसे देख लो, या गूगल हो। आजकल लोग चैट जीपीटी से डाउट पूछते हैं, तो अपने डाउट्स क्लियर जरूर करना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई बार डाउट्स रह जाते हैं। और जब वो डाउट्स रह जाते हैं और अगर उसका क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ जाए ना, तो आपकी बैंड बच जाएगी। इससे अच्छा ट्राई करना अपने डाउट्स जितने हो सके उतने क्लियर करते रहो। चौथी चीज, न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करें भैया? न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर 40 मार्क्स का है तो उसमें से 6 से 10 मार्क का ही न्यूमेरिकल आता है। जनरली जो टॉपिक्स आते हैं वो बता देता हूं। नेशनल इनकम से आता है न्यूमेरिकल, डिमांड एंड सप्लाई से आता है, बजट से आता है, फॉरेन एक्सचेंज से आता है, और आपके रियल और नॉमिनल जीडीपी के टॉपिक से आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इनमें से हो सकता है 2 टॉपिक से ही दे दे, हो सकता है 3 से दे दे, हो सकता है 1 से ही दे। ठीक है, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जनरली नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आता है, तो उसको टैकल करने का एक ही तरीका है, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हो उतने लगाओ। ठीक है, जो बुक मैंने आपको संदीप गर्ग बताई उसके ही क्वेश्चन लगा लो, या आप जो बुक फॉलो कर रहे हो आप उसके क्वेश्चंस लगा लो। सिर्फ
2 से 3 दिन लगेगा आपको सारे न्यूमेरिकल्स निपटाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है न्यूमेरिकल्स करने में। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना भाई, आप लोग एक बार करके देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूं, इतनी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आप संदीप घर सॉल्व करोगे ना तो आपको न्यूमेरिकल्स में जो टर्म्स यूज होती है उसके ऑल्टरनेट नेम्स भी पता चलते जाएंगे, तो आपको लास्ट में ओवरऑल सारे टर्म्स पता होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी चीज, इसमें आप लोग फॉर्मूला शीट बना लो अपनी। नेशनल इनकम है जैसे, उसमें जितने फॉर्मूला हो सकते हैं एक पेज पे लो और वो सारे फॉर्मूला लिख लो, ताकि लास्ट में आपको सिर्फ वही फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी रह जाए। अच्छा, एग्जाम में आपको स्टेप्स शो करने होंगे। न्यूमेरिकल्स में स्टेप मार्किंग मिलती है, चाहे डिटेल्ड क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यू हो। भैया एमसीक्यू तो डायरेक्ट होता है, एमसीक्यू भले ही डायरेक्ट हो, लेकिन ट्राई ये करना कि न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के अंदर आप लोग कंसाइज वे में अपने स्टेप्स जरूर शो करना। इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है आगे के पेपर को चेक करने में। तो ये जरूर आप लोग ट्राई करना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी वीकनेस अपने आप स्ट्रेंथ बनती जाएगी। अगली चीज यार, आजकल ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, इनको कैसे टैकल करें भैया? स्टेटमेंट बेस्ड में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है? चलो एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। Union Finance Minister stated that investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier effect on growth and employment, and in view of this, capital investment outlay is being proposed to increase steeply in the budget 23-24 by 1,000 crores. Based on the given text and common understanding, explain the working process of the increase in investment on the national income, assuming the MPS as 20%. अब देखो, इसके अंदर जो केस स्टडी पड़ी, हो सकता है आपको उससे कुछ ज्यादा समझ में ना आया हो, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कहा? एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मॉडल आपको टेबल पढ़ाई होगी, ये उससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे की टर्म ढूंढना पड़ेगा हर जगह, हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिल जाए, और नहीं तो ये देखो, इसमें सेकंड लाइन में आप देखना, लार्ज मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर से रिलेटेड टॉपिक आ गया। तो यहां पे हर बार ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एक की टर्म जरूर मिलेगा, उसे अंडरलाइन कर लो। उससे रिलेटेड आपको अपने कॉन्सेप्ट जो भी आपके सिलेबस में है उससे आपको रिलेट करना है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। भैया कई बार दो कंसेप्ट एक साथ रिलेट होते हैं, तो जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो वो पहले लिखना, एंड उसके बाद दूसरा वाला भी एक बार ऑल्टरनेटिवली दे के आ जाना, ज्यादा बेटर है। कोई ज्यादा लिखने के नंबर यहां नहीं कटते। हाँ, अननेसेसरी मत लिख देना कि भैया आप कुछ भी लिखे जा रहे हो। कोशिश ये करना जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो वो लिखना, लेकिन आप बिल्कुल ही श्योर नहीं हो यार ये भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली लिख लेना। इस चीज को याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करो तो उसके अंदर जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा केस स्टडी से रिलेट कर देना, केस स्टडी का आपको रेफरेंस दे देना, थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतना कुछ नहीं होता है, सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, बस उसको घुमा फिरा के पूछते हैं, कान यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। केस बेस्ड क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं, सेम तरीके से आपको केस स्टडी ना पढ़ के सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस केस स्टडी से रिलेटेड ही नहीं होते, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर आपको केस स्टडी पढ़नी है। अगली चीज, प्रेजेंटेशन इज द की। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्यों बोल रहा हूं? मेरे अपने पर्सनली बात करूं, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा था जिसकी वजह से मेरे को 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, और मेरे हिसाब से मेरे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली नंबर थे वो भी 38 39 थे, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। क्या करना है प्रेजेंटेशन में? जो भी की टर्म्स आप लिख रहे हो उन्हें अंडरलाइन करते हुए चलो। इसके अलावा आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको ग्राफ्स, डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स ये सब बनाने हैं भाई, इससे आपका आंसर बहुत ही तगड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपका पेपर चेक करेगा और आपको बहुत ज्यादा नंबर दे देगा। अगली चीज, सैंपल पेपर सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा अकाउंट्स की तरह 6 7 10 पेपर सॉल्व करने, 2-3 सैंपल पेपर्स लगाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उतने भी लगा लोगे ना तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस होती जाएगी। अगेन बता रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। आपको यहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बोलूंगा जरूर कि वहां आपको रटना ही पड़ेगा, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जहां पे आपको रटना पड़े। यहां पे आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, यू आर गुड टू गो। ठीक है, अच्छा एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज में क्या है ना, प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स वाली कर लेना। एक चीज जो पिछली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सैंपल पेपर में शायद इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था, इस बार सैंपल पेपर में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो इतना चांस है नहीं आने का वैसे, तो उसकी आप लोग अभी टेंशन मत लेना। इंडियन इको की मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा। अच्छा भैया एआर बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करें? एजर्शन रीजन हमेशा गलत होता है। मैं अपनी गलतियों की बात करूं, मेरे जो 3 नंबर कटे हैं ना, उसमें से 1 नंबर मेरा एजर्शन रीजन का ही कटा था। ठीक है, मैंने वो तरीका फॉलो किया था। कई बार क्या होता था ना, जब 2-3 क्वेश्चन आते थे ना, तो हर बार मेरे सारे गलत हो जाते थे, बट उस तरीके से वो तरीका जो मैंने फॉलो किया उसकी वजह से मैंने कहा अपने एआर को इंप्रूव किया और मेरा सिर्फ 1 गलत हुआ।
देखो AR वाला गेम ना कई बार लक गेम ज़्यादा बन जाता है। कई बार आपका लक अच्छा हुआ तो आपका जो AR आपने लगाया है ना वो कई बार सही होता है। ठीक है, हर बार जितना भी परफेक्ट कर लो कई बार ऐसा होगा तो भी वो गलत हो सकता है। तो इतनी आपको वो उस बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2-3 मार्क्स का वो टॉपिक आता है। हाँ, कोई परफेक्ट 100 स्कोर करना चाहता है तो उसके लिए फिर मैं AR की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आगे। अभी उसको इस वीडियो में इंक्लूड करके वीडियो की लेंथ बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। AR की एक अलग से वीडियो आएगी छोटी सी, उसमें आप लोग देख लेना। ये थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की टिप्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि आगे अभी इंडियन इकोनॉमी की वीडियो भी आनी है और 12th की, बिजनेस स्टडीज की, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की वीडियो आनी बाकी है। तो चैनल को जरूर सपोर्ट दिखाते रहना। एंड दिस इज निखिल चंदनानी, CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में।